हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडबाल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 लर्न वेल साइंस का चैप्टर नंबर 17 कोयल एंड पेट्रोलियम, जो कि फॉसिल्स फ्यूल है। तो इस चैप्टर में हम इन दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। और तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस चैनल के माध्यम से मैंने आपके इस बुक के जो सारे चैप्टर्स हैं वो आपको कंप्लीट प्रोवाइड किए हैं। तो अगर आपको किसी भी अदर चैप्टर्स का वीडियो देखना है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस कनेक्ट को हम देखते हैं। जैसा कि आप सब जानते हो, वी रिक्वायर एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस एक्टिविटी, यानी कि हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कैरी करने के लिए, फिर उन्हें कंप्लीट करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है। एंड फ्यूल्स आर आल्सो ए सोर्स ऑफ एनर्जी टू रन व्हीकल्स। जैसा कि आप जानते हो, व्हीकल्स को रन करने के लिए जो फ्यूल्स होते हैं वो उनके लिए एनर्जी के सोर्सेज होते हैं। कोयल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल्स फ्यूल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि कोयल एंड पेट्रोलियम जो है आपके फॉसिल्स फ्यूल है और ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में आते हैं, क्योंकि इन्हें हम रिन्यू नहीं कर सकते, यानी कि इनको ईजिली जो है हम रिन्यू नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दे टेक मिलियन ऑफ ईयर फॉर देयर फॉर्मेशन। यानी कि कोयल एंड पेट्रोलियम जो होते हैं अपने फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम जो है ये लेते हैं। सो इन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। नेचर प्रोवाइड अस विथ वेरियस यूजफुल थिंग्स टू फुलफिल आवर नीड्स। दीज यूजफुल थिंग्स प्रोवाइड टू अस बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स, यानी कि जो रिसोर्स हमें नेचर से मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, एयर वी ब्रीथ, सॉइल, सनलाइट, ये सभी नेचुरल रिसोर्स हैं क्योंकि ये हमें नेचर से मिलते हैं। ट्रीज आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, यानी ट्रीज भी एक तरह से नेचुरल रिसोर्स होते हैं। वी यूज ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ ट्रीज, यानी कि हम ट्रीज के सारे पार्ट्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वुड है, जिसका यूज हम फर्नीचर मेकिंग में करते हैं, और एज ए फ्यूल भी हम वुड का यूज करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज एज फ्यूल एंड इट इज़ आल्सो मेक पेपर, यानी कि वुड का यूज हम पेपर बनाने के लिए भी करते हैं। ठीक है, आपके पेपर जो होते हैं बुक्स के, नोटबुक्स के, ये सभी जो है वुड के द्वारा ही बनते हैं। ठीक है, पेपर इंडस्ट्रीज में वुड पल्प का यूज किया जाता है पेपर को बनाने के लिए। आगे हम देख रहे हैं एक्टिविटी फर्स्ट, टू लिस्ट सम नेचुरल एंड मैनमेड रिसोर्स। जैसे वाटर है तो वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, पेपर है तो पेपर एक मैनमेड रिसोर्स है, क्योंकि पेपर है वो हमारे द्वारा ही बनाया जाता है। आगे हम बात करते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की। ठीक है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं, जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, जिन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं वो रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, और जिन्हें हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं तो वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, उन्हें इन एग्जिस्टेबल रिसोर्स भी कहते हैं, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को हम एग्जिस्टेबल रिसोर्स भी कहते हैं, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज होते हैं वो एग्जिस्ट हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ये जो होते हैं लिमिटेड स्टॉक में होते हैं, जबकि रिन्यूएबल जो सोर्सेज हैं, ठीक है, वो लिमिटेड स्टॉक में नहीं होते हैं। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। दीज आर द नेचुरल रिसोर्स, जैसे एयर है, वाटर है, ठीक है, सनलाइट है, ये जो है लिमिटेड नहीं है, यानी कि ये अनलिमिटेड है। ठीक है, सो इन्हें हम इन एग्जिस्टेबल रिसोर्स कहते हैं, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं होते हैं, यानी कि ये कभी फिनिश नहीं होते हैं। ठीक है, दीज कैन बी कंटिन्यूसली रिफ्लेंसिस्ड, यानी कि इनको हम कंटिन्यूसली रिफ्लेंसिस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एयर है तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, और ये रिफ्लेस होता रहेगा। हैंस कैन नॉट बी एग्जिस्ट, यानी कि ये कभी एग्जिस्टेड नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होंगे। सो इन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की। तो देखो, दीज आर नेचुरल रिसोर्स विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ नेचर, यानी कि ये जो सोर्सेज होते हैं ये हमारे नेचर में लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फॉसिल्स फ्यूल जो होता है आपका वो इसी जो कैटेगरी में आता है, क्योंकि फॉसिल्स फ्यूल जो होता है वो लिमिटेड है। ठीक है, और उनके फॉर्मेशन में काफ़ी लंबा टाइम लगता है, यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है। सो हम उन्हें एग्जिस्टेबल रिसोर्स की कैटेगरी में ही रखते हैं। दे कैन नॉट बी रिफ्लेंसिस्ड कंटिन्यूसली हैंस कैन बी एग्जिस्टेड, यानी कि ये एग्जिस्टेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल, जैसा कि मैं पहले ही समझा चुका हूँ आपको। ठीक है, फॉर्म ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स, यानी कि फॉसिल फ्यूल जो होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स के जो
डिकम्पोजिशन से ही बनते हैं, विच गॉट बरीड अंडर द अर्थ ड्यू टू द जियोलॉजिकल चेंज, यानी कि जो जियोलॉजिकल चेंज होता है उसके द्वारा ये गॉट बरीड यानी कि जो है अर्थ के नीचे दब जाते हैं, बरीड हो जाते हैं। एंड दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, क्योंकि इनको कन्वर्ट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, यानी कि फ्यूल में कन्वर्ट होने में, ठीक है, फ्यूल बनने में। कोयल एंड पेट्रोलियम आर नेचुरल एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जांपल ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी कि तीनों ही फॉसिल फ्यूल के गुड एग्जांपल है। एक तो कोयल है, एक आपका पेट्रोलियम है और एक आपका नेचुरल गैस है। आगे हम बात करते हैं इनका वन बाय वन हम देख लेते हैं। तो पहला हम देख रहे हैं कोयल के बारे में। देखो, कोल इज ए ब्लैक हार्ड एंड कम्बस्टिबल सब्सटेंस, अंडरलाइन कर लीजिए आप। कोल जो होता है ब्लैक और हार्ड और कम्बस्टिबल सब्सटेंस होता है, यानी कि इसे हम कम्बस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ मिक्सचर ऑफ CO2, इट इज़ मिक्सचर ऑफ कार्बन, यानी कि कोल जो होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन तीनों का मिक्सचर होता है, ठीक है, जिसमें कार्बन की क्वांटिटी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। बाकी कुछ स्मॉल क्वांटिटी इन तीनों के अलावा अगर हम देखें तो कुछ स्मॉल क्वांटिटी नाइट्रोजन की होती है, कुछ सल्फर की होती है और कुछ फास्फोरस की होती है, यानी कि ये तीनों मिनरल्स भी एक तरह से इसमें इंक्लूड होते हैं, बस ये स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं। कोयल इज यूज एज ए फ्यूल फॉर द कुकिंग फूड, ठीक है, फूड को कुक करने के लिए भी हम कोयल का यूज करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन रेलवे इंजन्स में भी कोयल का यूज़ होता है, क्योंकि जो स्टीम इंजन चलते थे, ठीक है, तो वाटर के द्वारा स्टीम को बनाने में कोयल जो है एज ए फ्यूल यूज किया जाता था। सो थर्मल पावर स्टेशन में भी इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि कोयल क्या है। कोयल एक ब्लैक और हार्ड एंड एक कम्बस्टिबल सब्सटेंस है, ठीक है, और इस ये किस किस से बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ये बना होता है, बट कुछ अमाउंट इसमें नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस का होता है, ठीक है। इसके यूजेज के बारे में बात करें तो इसका यूज हम फूड को कुक करने के लिए भी करते हैं और बाकी के रेलवे इंजन्स में भी करते हैं। और थर्ड यूज है इसका प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो थर्मल पावर स्टेशन होते हैं उनमें इनके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। आगे हम देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ द कोल, यानी कि कोल का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। पहला पॉइंट है कोल टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म, यानी कि इसको बनने में काफ़ी लंबा एक टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर गुजर जाते हैं। इट फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ डेंस फॉरेस्ट, यानी कि जो डेंस फॉरेस्ट है उनके डेड रिमेन्स से ये जो है एक तरह से बनता है। इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज दैट गॉट बरीड, यानी कि डेंस फॉरेस्ट जो होते थे लो लाइंग वेटलैंड एरियाज में, है ना, मतलब जहाँ पर मतलब ट्रॉपिकल एरियाज में हम बोल सकते हैं। अंडर द अर्थ अबाउट 300 to 400 मिलियन ईयर अगो, यानी कि इतने सालों पहले, ठीक है, डेंस फॉरेस्ट थे वो हमारे अर्थ सरफेस के नीचे बरीड हो गए, ठीक है। इसमें वेजिटेशंस भी होती है, कुछ एनिमल्स हम बोल सकते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब एक तरह से बरीड हो गए और ये धीरे धीरे स्लोली, ठीक है, अंडर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से कन्वर्ट हो गए किसमें, कोयल एंड पेट्रोलियम में। ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस सच एज जैसे फ्लडिंग है, अर्थक्वेक है, इट्स डेंस फॉरेस्ट आर बरीड अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, यानी कि कोई भी नेचुरल प्रोसेस हो सकती है या फिर फ्लडिंग हो सकता है, फिर अर्थक्वेक हो सकता है, ठीक है। इनसे जो डेंस फॉरेस्ट थे वो एक तरह से बरीड हो चुके थे। दीज डेड प्लांट्स compressed एंड एज ग्रेवल एंड सोइल गॉट डिपॉजिट ओवर दैम, यानी कि जो डेड प्लांट्स थे जो कि फॉरेस्ट में, ठीक है, ये एक तरह से बरीड होते गए, इनके ऊपर ग्रेवल और सॉइल जो है डिपॉजिट होती गई, ठीक है। आगे देखो, जो मैं बात कर रहा था, ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड द प्रेशर, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर जो भी हाई अमाउंट में, ठीक है, फॉर्म द टॉप लेयर्स, यानी कि जो ऊपर के लेयर्स तो होती थी उन पे द डेड प्लांट्स ग्रेजुअली चेंज इनटू द कोयल, यानी कि जो डेड प्लांट्स थे वो कोयल में कन्वर्ट हो गए। दिस स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशंस इनटू कोयल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना कोयल में, मतलब कोयल के कन्वर्जन का, ठीक है, यानी कि डेड प्लांट्स से, मतलब प्लांट के डेड प्लांट्स जो कि बरीड हो चुके थे उनसे लेके ये कोयल में कन्वर्ट होने का प्रोसेस होता है, ये कार्बनाइजेशन इसे हम कहते हैं। एज कोयल मैनली कंसिस्ट ऑफ द कार्बन, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि कोयल जो होता है उसमें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन होता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है कार्बन का, यानी 90% अमाउंट तो कार्बन का ही मानो इसमें कंसिस्ट होता है, ठीक है। वो अलग अलग वैरायटी है कोयले की, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला जो होता है वो एंथ्रेसाइड होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंट स्टेज ऑफ कोयल फॉर्मेशन, यानी कि कोयला जो है कैसे कन्वर्ट होता है, इसके अलग अलग स्टेज को यहाँ पर हम अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पे है ये, तो देखो फर्स्ट स्टेज वैन वेजिटेशंस गेट बरीड इनटू द अर्थ, यानी कि जब जो वेजिटेशंस थी, वेजिटेशंस मीन्स होता है मतलब प्लांट्स वगैरह, ठीक है,
तो ये जब अर्थ सरफेस के नीचे बरीड हो चुके थे मिलियंस ऑफ ईयर अगो, ए मटेरियल कॉल्ड पीट इज फॉर्म्ड। तो सबसे पहले एक मटेरियल फॉर्म होता है जिसको पीट कहते हैं, और पीट भी कोयले का ही एक टाइप है, ठीक है, मतलब एक कोल का एक टाइप है। इट इज एन एक्यूमुलेटेड ऑफ पार्टली डिकेड लीव्स, ब्रांच इट्स कंटेन वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बन, यानी कि इसमें बहुत ही कम अमाउंट में कार्बन होता है, बट इट इज़ मॉइस्चर कंटेंट इज हाई, और इसमें मॉइस्चर जो है हाई मतलब क्वांटिटी में कंटेन होता है। फिर बात करते हैं हम सेकंड इसकी स्टेज की, ठीक है, क्योंकि इसकी जो है हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं 4 स्टेज, ठीक है। तो 4 स्टेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 टाइप का एक तरह से कोयला बनता है। तो जो पहला कोयला है, कोयले का जो पहला टाइप है वो है आपका पीट, ठीक है, जो कि सबसे एक तरह से घटिया क्वालिटी का जो कोयला हम बोल सकते हैं, सबसे कम इसमें कार्बन की क्वांटिटी होती है 100। नेक्स्ट है सेकंड स्टेज, पीट गेट्स कंप्रेस्ड। जैसे ही पीट जो कोयला है और ज़्यादा कंप्रेस्ड होता है बिटवीन द सेडिमेंट लेयर्स एंड ब्राउन कोयल कॉल्ड लिग्नाइट इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो इसके कंप्रेस होने से एक कोयले की नई फॉर्म बनती है, मतलब उसका कलर थोड़ा ब्राउन होता है, और उस नई फॉर्म को हम बोलते हैं लिग्नाइट, ठीक है। तो लिग्नाइट जो होता है पीट के बजाय अच्छा होता है, क्योंकि लिग्नाइट में जो है कार्बन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है पीट के बजाय, विच कंसिस्ट ऑफ कंप्रेस्ड वुडी मैटर विथ वेरी लिटिल मॉइस्चर, यानी कि इसमें मॉइस्चर की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है, ठीक है, कंपेरिजन करें अगर पीट से तो थोड़ी कम होती है। कार्बन कंटेंट इन लिग्नाइट इज नियरली 70%, और कार्बन इसमें 70% होता है। इट इज़ सॉफ्ट एंड कैन बी क्रम्बल्ड, मतलब ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, क्रम्बल्ड हो सकता है, मतलब इजीली हम उसको साइज को है एक तरह से चेंज कर सकते हैं। और थर्ड स्टेज जो आती है, ठीक है, वो आपका एक और टाइप है कोयले का, वो है आपका क्या नाम है उसका, बिटुमिन्स, ठीक है। तो देखो, ड्यू टू द फर्दर कंप्रेशन ऑफ द लिग्नाइट कोल, यानी कि लिग्नाइट कोल का फिर से ज़्यादा कंप्रेशन होता है, तो एक और फॉर्म यहाँ पर निकल के आती है, वो है आपका बिटुमिनस, ठीक है। बिटुमिनस एक फॉर्म बनती है, इट इज़ डेंस डार्क एंड ब्रिटल विद द ऑलमोस्ट, यानी कि ये डेंस होती है, बहुत ही ज़्यादा डार्क होती है, ठीक है। जबकि इससे ऊपर की जो सेकंड स्टेज में हमने जो लिग्नाइट को देखा था, ठीक है, वो एक ब्राउन कलर का था, ठीक है। तो इसमें फ़र्क होता है, ये बहुत ज़्यादा डार्क होता है और ब्रिटल होता है, ठीक है, ये ब्रिटल होता है, जबकि जो हमारा लिग्नाइट था, ठीक है, बहुत सॉफ्ट होता था, ठीक है, उसको हम इजीली प्रेस कर सकते थे, बट अगर हम इसको इजीली प्रेस करेंगे तो ये मतलब बिखर जाएगा, ठीक है। और इसमें ऑलमोस्ट इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होता है, जबकि इसमें मॉइस्चर होता है थोड़ा, ठीक है, पीट में सबसे ज़्यादा मॉइस्चर होता है, और इसमें जो है कार्बन की क्वांटिटी जो है 80 to 85% होती है, जबकि इसमें कार्बन की क्वांटिटी जो है क्या नाम है लिग्नाइट में 70% होती थी। और अगर हम बात करें कि पीट की, तो पीट में कार्बन की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, अबाउट 40 या 50 से 50% की, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेज थी। अब हम फाइनल स्टेज की बात करते हैं, तो सबसे जो अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट था। अगर देखो, व्हेन बिटुमिन्स कोयल रिमेंस इन द अर्थ फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि अगर हम बिटुमिन्स को ज़्यादा टाइम के लिए अगर अर्थ सरफेस में रहता है, एंड इट इज़ सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम प्रेशर, और इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर एक तरह से लगता है, ठीक है, एंड एंथ्रेसाइट कोयल इज फॉर्म्ड, तो उसके बाद में एंथ्रेसाइट कोयल बनता है। इट इज़ हार्ड, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। ये वाला तो ब्रिटल होता है, मतलब ईजिली अगर हम इसको प्रेस करें तो ये बिखर जाएगा, ठीक है, बट ये हार्ड होता है, एज ए सेमी मेटेलिक, यानी कि मेटल जैसा ही होता है ये, ठीक है, सेमी मेटेलिक, और लस्टर इसका जो अपीयरेंस होता है वो लस्टर होता है, नहीं कि ये चमकदार होता है, एंड इट इज़ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन, ठीक है। हम इसको कोयल की प्योरेस्ट फॉर्म बोल सकते हैं, और इसमें अबाउट जो आपका कार्बन होता है वो 94 से लेकर 98% तक होता है, और इसमें मॉइस्चर की क्वांटिटी जो होती है वो बहुत ही कम होती है, इवन बिल्कुल नहीं होती है। और ये जो आपका कोयला होता है वो स्मोकलेस होता है, यानी कि इसमें जो स्मोक है, धुआं वगैरह बहुत ही कम होता है। और अगर कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो ये सबसे अच्छी क्वालिटी की जो है कैलोरिक वैल्यू ये हमें देता है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। वुड है, ठीक है, जब वुड जो है बरेड हो जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है पीट में, जो कि सबसे घटिया क्वालिटी का एक तरह से होता है, ठीक है, क्या कोयला, ठीक है। वुड को हीट मतलब फिर जो पीट है वो हीट और प्रेशर से फिर से कन्वर्ट होती है किसमें, लिग्नाइट में, ठीक है। ये थोड़ा लाइट कलर का होता है, और ये थोड़ा लाइट ब्राउन, मतलब ये लाइट ब्राउन होता है, ये थोड़ा ब्राउन होता है। फिर लिग्नाइट जो होता है फिर से हीट और प्रेशर के कारण फिर से जो नेक्स्ट स्टेज बनती है वो बिटुमिन्स बनती है, ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। बिटुमिन्स का यूज हम आजकल रोड सरफेसिंग में करते हैं, आपको ध्यान हो तो, ठीक है, रोड वगैरह बनते हैं ना आजकल, तो उसमें बिटुमिन्स का यूज करते हैं। पहले के टाइम पे कोलतार का यूज करते थे, बट आजकल बिटुमिन्स का यूज करते हैं, ठीक है। और बिटुमिन्स जब
और ज़्यादा हीट और प्रेशर में रहता है तो एंथ्रेसाइट बनता है, जो कि एक तरह से ब्राइट कलर का ब्लैक, एक तरह से सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला होता है। इसमें अबाउट आपका 94 से लेकर 98% तक क्या होता है, कार्बन की क्वांटिटी होती है। ठीक है, यहाँ पर आप डिफरेंट स्टेज को इस प्रकार से देख सकते हो। देखो, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। हुज फॉरेस्ट ग्रो अराउंड द 300 मिलियन ईयर अगो दैट कवर्ड मोस्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि ऐसे फॉरेस्ट थे जो कि मोस्ट ऑफ द पार्ट को कवर करते थे। द वेजिटेशन डाइड एंड फॉर्म्ड पीट। ठीक है, तो वो सारी वेजिटेशन थी एक तरह से बरेड हो चुकी हैं और वो पीट में कन्वर्ट हो चुकी हैं। फिर पीट जो है फिर से कंप्रेस्ड होता है और वो एक तरह से जो है लिग्नाइट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर लिग्नाइट जो होता है फिर से हीट और प्रेशर के और ज़्यादा कंप्रेस होता है, फिर बिटुमिन्स में कन्वर्ट हो जाता है, फिर बिटुमिन्स फिर और ज़्यादा कन्वर्ट होता है हीट और कंप्रेस के कारण एंथ्रेसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। अब आगे हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोयल की। ठीक है, द डिकम्पोजिशन ऑफ द कोयल एट हायर टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर इट प्रोड्यूस यूजफुल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोयल, यानी कि जो इसका डिकम्पोजिशन होता है इससे हमें और भी काफ़ी सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो उन्हें हम यहाँ पर देखते हैं। एक तो होता है आपका कोक। ठीक है, कोलतार, कोयल गैस आर यूजफुल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन ऑफ कोयल, यानी कोयल का जो डिस्टिलाइजेशन होता है उससे हमें ये चीज़ें भी मिलती है। ठीक है, एक तो कोयल गैस मिलती है जिसका यूज हम फैक्ट्री वगैरह होती है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए हम उसका यूज करते हैं। ठीक है, और कोलतार है तो कोलतार पहले यूज होता था जिससे हम रोड बनाते थे, यानी कि रोड की सर्फेसिंग करते थे। आजकल नहीं करते, आजकल तो हम जो मैंने बताया था आपको बिटुमिन्स का यूज करते हैं। ठीक है, कोक है तो कोक का यूज है हम क्या बोलते हैं, जो स्टील इंडस्ट्रीज होती है उसमें ज़्यादा करते हैं। ठीक है, आगे देखो कोक के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में, इनके बारे में पढ़ेंगे, कोक, कोलतार और कोल गैस के बारे में। तो पहला कोक के बारे में पढ़ते हैं। द सॉलिड रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ द कोयल इज कॉल्ड कोक। इट इज़ ग्रेसी ब्लैक, यानी कि इसका जो कलर होता है वो ग्रेसी ब्लैक होता है। एंड नॉट एट सैनी एज कोयल, यानी कि कोयले की तरह सैनी नहीं होता है बिल्कुल भी, यानी कि इसमें लस्ट्रस प्रॉपर्टी बहुत कम होती है, यानी कि बिल्कुल भी नहीं होती है। एंड इट इज़ हार्ड एंड पोरस। ठीक है, कोक जो होता है वो हार्ड होता है और पोरस होता है, यानी कि ये इसमें 98% एक तरह से क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, और देखो नीचे एक चीज़ लिख रही है रिमेंबर। ठीक है, क्या रिमेंबर के लिए, देखो ये भी अच्छी बात है कि कोक जो बनता है कोल में से वोलेटाइल इम्प्योरिटीज एंड मॉइस्चर को हटाने के बाद में बनता है आपका क्या, कोक। ठीक है, इसलिए जो कोक होती है वो एक तरह से प्योरेस्ट फॉर्म होती है कार्बन की, क्योंकि इसमें 98% कार्बन होता है। ठीक है, इसका यूज जो होता है स्टील इंडस्ट्रीज में किया जाता है हाई टेम्परेचर को प्रोड्यूस करने के लिए। आगे हम देखते हैं यूजेज ऑफ कोक के बारे में। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कोक एक स्मोक लेस फ्यूल होता है और इसका यूज जो होता है हम करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स लाइक आयरन। ठीक है, आयरन के एक्सट्रैक्शन में, यानी कि आयरन को बनाने में, आयरन जो इंडस्ट्रीज होती है या फिर स्टील इंडस्ट्रीज होती है उनमें हम कोयले का यूज करते हैं, यानी कि कोक का यूज करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द फ्यूल, जैसे प्रोड्यूसर गैस एंड वाटर गैस। ठीक है, तो वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस को बनाने में भी हम कोक का यूज करते हैं। यहाँ पे नीचे रिएक्शंस दे रखी है। पहला है कोक प्लस एयर। कोक प्लस एयर से बनता है आपका प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस को आप N2+CO से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, और कोक और स्टीम से बनता है आपका वाटर गैस। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये दोनों टाइप की जो गैसेज हैं, एक तो प्रोड्यूसर गैस और एक वाटर गैस, ठीक है, तो ये दोनों आप बना सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलतार की। कोलतार जो होता है वो आपका डार्क एंड ब्लैकी सब्सटेंस होता है और इसे हम एक ऑयली लिक्विड भी कहते हैं कोलतार को। ठीक है, विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल, इसकी जो स्मेल होती है वो अनप्लीजेंट होती है, मतलब एक तरह से बदबूदार होता है ये। एंड इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इसमें अबाउट 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, उनका एक ये मिक्सचर होता है और इसका यूज हम पहले करते थे रोड सरफेसिंग में, यानी कि रोड बनाने के लिए। ठीक है, बट आजकल जो है हम बिटुमेंस का यूज करते हैं। कोलतार इज यूज टू मेक ए नंबर ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक दिस। तो देखो कोलतार जो होता है इसमें काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, तो इसका जो यूजेज है वो भी एक वाइड एरिया में होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाने में हम कोलतार का यूज करते हैं। उनमें से कुछ है जैसे इंसेक्टिसाइड्स, यानी कि इंसेक्टिसाइड्स बनाने के लिए भी हम कोलतार का यूज करते हैं। ठीक है, ड्रग्स वगैरह बनते हैं कोलतार के, बनते हैं डाई बनता है, डाइज वगैरह, पेंट्स हैं, परफ्यूम्स हैं, नेपथलीन की बॉल्स हैं एंड रिपेल मोड्स हैं, यानी कि कीड़े मारने की जो दवा होती है वो भी हम इससे बनाते हैं।
एंड सम एक्सप्लोसिव जो थिंग्स होती है वो भी हम कोल तार के यूज के द्वारा बनाते हैं। नेक्स्ट इसका जो यूजेज है वो है द रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन, यानी कि कोयले का जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन किया जाता है तो जो रेसिड्यू एक तरह से लेफ्ट होता है, यानी कि जो रिमेन्स हो जाता है, ठीक है, तो उसका हम एक तरह से वो कोलतारी होता है और उसका हम रोड सरफेसिंग में यूज करते हैं। फैक्ट फाइल में हम देख लेते हैं, कोक डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक ऑन बर्निंग, यानी कि कोक जो होता है बर्निंग पर एक तरह से स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता है, एंड प्रोड्यूस मोर हीट एज कम्पेयर टू द कोयल ऑन बर्निंग, ठीक है। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसका हम यूज़ करते हैं स्टील इंडस्ट्रीज में, ठीक है। स्टील इंडस्ट्रीज में जो आयरन होता है ना, लोहा, उसको पिघलाने के लिए हम कोक का यूज करते हैं। अब आप इसी से आइडिया लगा सकते हो कि कोक में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि कंपेरिजन कोयल के, ठीक है। इसलिए हम कोक को एक अच्छी फॉर्म मानते हैं, ठीक है, और इससे प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस भी तैयार की जाती है। आगे हम बात कर लेते हैं कोयल गैस के बारे में, ठीक है। कोयल गैस जो होता है वो कोयले की माइंस होती है ना, वहाँ से प्रोड्यूस होती है। तो देखो, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ मीथेन, यानी कोयल गैस में मीथेन भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है, ठीक है। तो इन सभी गैसेज का जो मिक्सचर होता है वो कोयल गैस होता है, ठीक है। मीथेन गैस होता है वो CH4 होता है। मीथेन गैस का यूज़ हम अपने घरों में करते हैं। LPG जो होता है ना, उसमें मीथेन ही होता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस है, तो वो भी इसमें होती है, और हाइड्रोजन भी इसमें होती है, ठीक है। इट इज़ ए फ्लेमेबल गैस, मतलब ये फ्लेमेबल गैस होती है, यानी कि जब हम इसको बर्न करते हैं तो ये फ्लेम प्रोड्यूस करती है, मतलब ये जलती है, बर्न होती है। दैट इज आल्सो एज टाउन नोन एज टाउन गैस, यानी इसको टाउन गैस भी कहते हैं। इट इज़ ए हाई कैलोरीफी वैल्यू, यानी कोयल गैस की कैलोरीफी वैल्यू हाई होती है, ठीक है। जैसे LPG की होती है ना हाई, ऐसे ही कुछ। आगे देखो, कोयल गैस का जो यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, एक तो कुकिंग पर्पज़ से भी कोयल गैस का यूज़ किया जाता है, एंड लाइटिंग पर्पज़ से भी हम कोयल गैस का यूज़ करते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल बिकॉज इट प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ हीट, ठीक है। इंडस्ट्रीज के लिए भी कोयल का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कोयल कोयल गैस को मतलब एक तरह से उन इंडस्ट्रीज में सप्लाई किया जाता है जो कि उस कोयल माइंस के पास होती हैं, ठीक है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन मैनी केमिकल प्रोसेस, यानी कोयल गैस को काफ़ी केमिकल प्रोसेस में यूज़ भी किया जाता है। आगे हम एक्टिविटी 2 देखते हैं, इसमें लिख रहा है, ऑन ए पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया सो प्लेसेस वेयर कोयल माइंस आर लोकेटेड, इंडिया में कोयले की माइंस जो है कहाँ कहाँ पर है, तो ये हमें इस एक्टिविटी में करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइम टू आंसर्स, यानी कि ट्रू फॉल्स जो कि हैं। कोक कंटेंस 98% ऑफ कार्बन, तो बिल्कुल ये ट्रू है, कोक में इतना परसेंट कार्बन होता है, और कोक जो है एक तरह से हाई क्वालिटी की हीट भी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है कोलतार इज ए स्मोकलेस फ्यूल, स्मोकलेस कोलतार, स्मोकलेस फ्यूल होता है कि कोलतार, तो यस, कोलतार इज ए स्मोकलेस फ्यूल, तो ये जो है आपका ट्रू है। कोयल एंड पेट्रोलियम आर इन एग्जिस्टेबल रिसोर्स, यानी कोयल और पेट्रोलियम जो होते हैं वो इन एग्जिस्टेबल रिसोर्स हैं, तो ये फॉल्स हैं, क्योंकि कोयल और पेट्रोलियम जो है एग्जिस्टेबल रिसोर्स हैं। नेक्स्ट है एयर एंड वाटर आर एग्जिस्टेबल रिसोर्स, एयर एंड वाटर आर नॉट एग्जिस्टेबल रिसोर्स, फॉल्स है ये। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट्स इनटू कोयल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन, तो बिल्कुल ट्रू है, ये प्रोसेस कार्बनाइजेशन होता है। तो यहाँ तक बच्चों हम पढ़ लिए हैं कोयल के बारे में। अब हम पढ़ते हैं पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम जो होता है वो 2 वर्ड्स है, एक तो पेट्रा और एक होता है ओलियम, इन दोनों से मिलकर बनता है। पेट्रा का मीन्स होता है रॉक, पेट्रा जो है एक लैटिन वर्ड है, और ओलियम का मीन्स होता है ऑयल, ठीक है, यानी रॉक ऑयल। रॉक से जो ऑयल निकलती है उसे हम बोलते हैं पेट्रोलियम। और क्रूड ऑयल इज नेचुरली ऑकरिंग डार्क कलर, यानी कि जो पेट्रोलियम जो होता है एक क्रूड ऑयल होता है। क्रूड मतलब जो ओरिजिनलिटी में, यानी कि जो नेचुरली मिलता है, वो एक डार्क कलर का थिक ऑयल होता है, ठीक है, विच इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ द वेरियस सब्सटेंस, या बोल सकते हैं हम हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। यानी कि जो क्रूड ऑयल हमें मिलता है उसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एंड अदर लिक्विड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी उसमें शामिल होते हैं। पेट्रोलियम इज लाइटर देन द वाटर, पेट्रोलियम जो होता है वाटर से लाइटर होता है। सो इट इज़ आल्सो इनसॉल्युबल इन इट, यानी कि जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। इट इज़ फाउंड डीप अंडर द अर्थ, यानी कि ये हमारे अर्थ के डीप पार्ट में ये फाउंड होता है, यानी पाया जाता है। एंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ इम्प्रेसिव रॉक्स, ठीक है, इम्प्रेस इम्परवियस जो रॉक्स होती हैं उनके बिटवीन ये पाया जाता है, ठीक है। पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड ड्यू टू द ग्रेट कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस, ठीक है। पेट्रोलियम को एक तरह से काला सोना यानी कि ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि इसका एक तरह से कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ द पेट्रोलियम। तो जैसा कि कोयल का फॉर्मेशन हमने पढ़ा था, कुछ ऐसे टाइप का ही फॉर्मेशन आपका पेट्रोलियम का होता है। ठीक है, पढ़ो एक बार पता लग जाएगा। पेट्रोलियम इज ए फॉसिल फ्यूल फॉर्मिंग फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सी। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म सी में रहते थे, ठीक है, उनके उनसे ही एक तरह से उनके बरिड होने से ही आपका जो ये फॉसिल फ्यूल है ये फॉर्म हुआ है, सच एज जू प्लैंकटन एंड एल्गी। ठीक है, जो मैनली जो आपके ऑर्गेनिज्म है सी के, वो है जू प्लैंकटन एंड एल्गी। अब जू प्लैंकटन एंड एल्गी क्या होते हैं? ठीक है, ये बाइट वैरायटी होती है प्लांट की, जो कि सी के अंदर होती है, सी लेवल पर। ए वास्ट क्वांटिटी ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ मैरिन एनिमल्स, यानी कि मैरिन एनिमल्स के डेड रिमेन्स की जो वास्ट क्वांटिटी है एंड प्लांट्स की भी वास्ट क्वांटिटी है, वो सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी, यानी कि सी के बॉटम में वो सेटल्ड हो चुकी होती हैं एंड गॉट बरिड विद द सेडिमेंट्स, यानी कि जो सैंड की लेयर्स हैं, सैंड और क्ले की जो लेयर्स हैं वो उनके ऊपर एक तरह से डिपॉजिट होती रही। ठीक है, और जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, ठीक है, काफ़ी टाइम तक वो डिपॉजिट होती रही। ठीक है, जैसा कि ड्यू टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर इन द लोअर रीजन, यानी कि समुद्र के यानी सी एरिया की जो लोअर रीजन है उस पर ज़्यादा हीट और एक तरह से ज़्यादा प्रेशर हुआ, उसके कारण मोर लेयर्स सेटल ओवर द सी बीड्स, यानी कि बहुत सी लेयर्स हैं वो सी बीड्स में सेटल हो गई, यानी कि सी के अंदर सेटल हो गई। दस द ऑर्गेनिक मैटर लिक्विफाइड एंड सिप्ड डाउन अंटिल, यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर्स थे वो लिक्विडफाइड हो गए, यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो गए एंड वो और ज़्यादा डाउन पोजीशन में, यानी कि अर्थ सरफेस के नीचे शिप हो गए, शिप मीन्स एब्जॉर्ब हो गए एंड रीच्ड ए बेड ऑफ इम्पीरियस रॉक्स, और वो एक तरह से रॉक्स के बिटवीन एक तरह से चले, वो जो लिक्विड पार्ट है वो उनके बीच में शिप हो गया। दिस इज हाउ द डेड ऑर्गेनिज्म ट्रांसफॉर्म इनटू पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स। तो इस प्रकार से जो डेड ऑर्गेनिज्म थे सी के अंदर, ठीक है, जू प्लैंकटन और द एल्गी, ये सब कन्वर्ट हो गए पेट्रोलियम में। ठीक है, जो कि हाइड्रोकार्बन्स थे। पेट्रोलियम इज ऑप्टेन फ्रॉम द ड्रिलिंग ऑयल वेल्स, यानी पेट्रोलियम को कैसे ऑप्टेन किया जाता है, यानी कि जो आपका सी एरिया होता है वहाँ पर एक तरह से बेल को ड्रिल किया जाता है। ठीक है, और फिर उसको एक तरह से बाहर निकाला जाता है। इन इंडिया ऑयल वेल्स आर फाउंड इन स्टेट ऑफ आसाम, इंडिया में जो ऑयल वेल्स हैं वो आसाम है, गुजरात है एंड ऑफ शोर ऑफ द मुंबई। ठीक है, मुंबई हाई जो कि एक फेमस एक तरह से है इस चीज़ के लिए, एंड डेल्टाज ऑफ गोदावरी एंड कावेरी, यानी कि जो जो रिवर्स हैं उनके जो डेल्टाज हैं तो वहाँ पर भी एक तरह से ये जो पेट्रोलियम वेल्स हैं वो फाउंड किए गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, ये एक तरह से जो है बैल को डिग किया गया है। ठीक है, ये हमारा अर्थ क्रस्ट होता है और अर्थ क्रस्ट के नीचे इम्परवियस रॉक्स होती है। तो इम्परवियस रॉक्स के बिटवीन जो होता है वो ऑयल होता है। ठीक है, आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, ये वाली जो रॉक्स है ये इम्परवियस रॉक्स है और नीचे भी आपका इम्परवियस रॉक्स है, और इसके बिटवीन जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है ये आपका है ऑयल। ठीक है, जो कि एक क्रूड है। ठीक है, और उसके नीचे भी वाटर है, यानी कि इसके नीचे जो नेचुरल गैस है। ठीक है, वाटर जो होता है वो वैसे भी हैवियर होता है, सो ये नीचे रहता है, ऑयल थोड़ा ऊपर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिफाइनरी की, कि पेट्रोलियम को किस प्रकार से रिफ़ाइन किया जाता है। रिफ़ाइन करने का मतलब है कि पेट्रोलियम जो होता है उसमें अबाउट 200 से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इट कंटेंस यूजफुल सब्सटेंस, इसमें बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, तो सबको अलग अलग किया जाता है, रिफ़ाइन किया जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोलियम गैस है, डीजल है, पैराफिन वैक्स है ना, लुब्रिकेंट्स है, ऑयल है। ठीक है, और केरोसिन है। ठीक है, मोम है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो सेपरेट की जाती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ द पेट्रोलियम। ठीक है, क्लास 7th में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि इसके रिफाइनिंग के लिए एक तरह से फ्रैक्शनल मेथड को यूज किया जाता था। इट कैन बी डन बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन, यानी कि हमने दो टाइप के डिस्टिलाइजेशन पढ़े थे, एक तो नॉर्मल डिस्टिलाइजेशन होता है और एक फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन होता है, जिसमें अलग टेम्परेचर पर अलग अलग चीज़ों को एक तरह से वहाँ पर सेपरेट किया जाता है। जैसे पेट्रोल को सेपरेट करना है तो एक अलग टेम्परेचर पर हम इसको सेपरेट करते हैं, डीजल को भी एक अलग टेम्परेचर पर सेपरेट करते हैं, ऐसे सारे प्रोडक्ट्स को अलग अलग टेम्परेचर पर सेपरेट करते हैं। वो तो वो मैं आपको बताऊँगा, पहले थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, तो देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम, क्रूड कौन सा होता है, जो कच्चा तेल होता है उसको क्रूड पेट्रोलियम कहते हैं। इट इज़ डन इन ए टॉल फ्रैक्शनल कॉलम, यानी कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स होते हैं उनमें अलग अलग किया जाता है।
क्रूड ऑयल इज हीटेड टू अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस, यानी क्रूड ऑयल जो होती है, यानी कि जो हमें एक तरह से कच्चा तेल निकलता है, ठीक है, पेट्रोलियम बैल में, उसको क्रूड ऑयल कहते हैं। तो उसको 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एक तरह से गर्म किया जाता है, ठीक है। द ऑयल वेपर राइज इनटू द डिस्टिलेशन टावर एंड कूल डाउन, ठीक है। ऑयल जो होती है एक तरह से राइज अप होती है, वेपर में कन्वर्ट होती है, फिर एकदम से कूल हो जाती है। देयर आर सीरीज ऑफ द सेलोज, उसमें अलग अलग जो है सेलोज ट्रे होती है, इन विच दीज वेपर्स गेट कंडेंस्ड, मतलब अलग अलग ट्रे होती हैं जिनमें जो वेपर होती है वो कंडेंस्ड होती है, मतलब ये फिर से कूलिंग पोजीशन में आ जाती है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको थोड़ा डायग्राम में दिखा देता हूँ, ध्यान देना आप। ये आपका एक रिफाइनरी सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 20 डिग्री सेंटीग्रेड आपको एक मिनट रुको, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिख रहा है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है आपके C4 गैसेज, यानी C1 से लेके C4 गैसेज होती है, तो वो एक तरह से आपको मिल जाती है, ठीक है। और नीचे आकर देखोगे तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये देखो अलग अलग फ्रैक्शन कॉलम्स बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ केमिकल्स मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, मतलब अलग अलग इसको टेम्परेचर दिया जाता है और इस क्रूड ऑयल में से अलग अलग चीज़ें निकाली जाती है, ठीक है। ये फ्रैक्शन कॉलम्स आपको दिखाए गए हैं, अलग अलग कॉलम्स। जैसे 20 डिग्री पर आपको कुछ गैसेज मिलेंगी, ठीक है। 70 डिग्री पर आपको कुछ पेट्रोल मिलेगा और गैसोलीन मिलेगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे। फिर 120 डिग्री पर आपको एक तरह से पैराफिन ऑयल्स वगैरह मिलेगी, ठीक है। और फिर हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको डीजल ऑयल्स मिलेंगी, ठीक है। जेट फ्लू वगैरह में हम इनका यूज़ करते हैं वो। फिर जैसे आगे टेम्परेचर बढ़ाया 270 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो आपको कुछ लुब्रिकेंट्स ऑयल्स मिलती है, ठीक है, पेंट वगैरह, डाई वगैरह, ठीक है, बैक्स वगैरह, ठीक है, जो पॉलिश वगैरह में काम आते हैं वो। और फिर 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम इसको गर्म करते हैं, ठीक है, तो फिर हमें जो लेफ्ट रेसिड्यू होते हैं वो मिलते हैं, ठीक है। और उनका हम यूज़ करते हैं शिप में, फैक्ट्रीज में, ठीक है। और कुछ हीटिंग पर्पज से भी उनका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका जो क्रूड ऑयल है वो इस यहाँ पर फिल किया जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ें जो होती है अलग अलग टेम्परेचर से आपको मिल जाती हैं। और बिटुमिन्स भी मिलता है लास्ट में, जो कि आपके रोड सरफेसिंग में काम आता है और प्रेजेंट टाइम में हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से रिफाइनरी का जो सिस्टम होता है। और एक बात और थी कि ये जो इम्पीरियस रॉक्स होती थी, ये एक्चुअली में होती क्या थी। इम्पीरियस रॉक्स जो होती थी वो एक ऐसी टाइप की रॉक्स होती थी जो कि किसी भी लिक्विड को एक तरह से पास नहीं कर सकती थी। यानी कि ये दो टाइप की जो इम्पीरियस रॉक्स है, इनके बीच में जो लिक्विड भरा रहता था वो इनसे पास नहीं होता था, मतलब इनके अंदर से जा नहीं सकता था, ठीक है। आगे हम देखते हैं द फ्रैक्शन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंसेशन नियर द बेस एंड द हैविंग ए लो बॉइलिंग पॉइंट कंडेंसेशन इन द टॉप मोस्ट, यानी कि जिन जिन फ्रैक्शंस का टेम्परेचर कम होता था, ठीक है, तो वो हाई, मतलब जिनका हायर बॉइलिंग पॉइंट होता था वो नीचे की तरफ कंडेंसेंस होते थे, और जिनका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता था एक तरह से वो ऊपर की ओर कंडेंसेंस होते थे, जिसको हमने देखा था ऊपर ऊपर 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, फिर 70, ठीक है, फिर 120 ऐसे था। तो यानी कि सबसे कम टेम्परेचर ऊपर की ओर होता है, सबसे कम टेम्परेचर जो होता है रिफाइनरी में वो नीचे की ओर होता है, ठीक है। The gases which go out the column is known as petroleum gases. The various frictions obtained from refinery and petroleum there are the summarized in the table. यानी कि जो भी चीज़ें हमें इस रिफाइनरी प्रोसेस के द्वारा मिलती है वो हमने इस टेबल में देखेंगे। तो देखो पहला है पेट्रोलियम गैस, जैसे एलपीजी वगैरह होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि इसी प्रोसेस के द्वारा हमें मिलती है, ठीक है। उसका यूज़ हम करते हैं हमारे घरों में, और कुछ इंडस्ट्रियल पर्पज से भी हम उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और कार्बन के प्रोडक्शन में भी इसका यूज़ होता है। अगला जो होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, जिसका यूज़ हम जो है व्हीकल्स में करते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह है, या फिर कार्स है, या फिर स्कूटर है, ठीक है। या फिर हम ड्राई क्लीनिंग में भी हम एक तरह से पेट्रोल का यूज़ करते हैं सॉल्वेंट के रूप में। नेक्स्ट है केरोसिन, तो केरोसिन का यूज़ हम करते हैं स्टॉप्स में, ठीक है। और लाइटिंग पेट्रोमैक्स लैंप्स जो होते हैं उनमें भी हम केरोसिन का यूज़ करते हैं, और जेट एरोप्लेन्स में फ्यूल के रूप में भी हम केरोसिन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट डीजल की बात करते हैं, तो डीजल का यूज़ भी एक तरह से हैवी व्हीकल्स को चलाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि जो ट्रक वगैरह होते हैं या फिर शिप्स वगैरह होती है, जहाज़ वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनके जो इंजन होता है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, डीजल, ठीक है। और जो लाइटर लाइटर व्हीकल होते हैं उनमें हम पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर है लुब्रिकेंट्स ऑयल, ये भी हमें पेट्रोलियम से मिलती है, उनके इनका यूज़ जो हम करते हैं लुब्रिकेंट के फॉर्म में करते हैं मशीनरी पार्ट्स के बिटवीन, ठीक है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है पैराफिन बैग्स, ठीक है, इसका भी यूज़ करते हैं कैंडल वगैरह बनाने के लिए, और बैक्स पेपर बनाने के लिए, वैसलीन वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। और ग्रीस वगैरह जो होती है जो कि मशीन के पार्ट्स में लगती है, मूवेबल पार्ट्स में, तो वो बनाने के लिए भी हम पैराफिन बैग्स का यूज़ करते हैं, और शू पॉलिश में भी जो आप यूज़ करते हो, ठीक है।
पॉलिश में भी यूज करते हो, वो भी एक तरह से ये पैक्स ही होता है। एंड एक होता है बिटुमिन्स, ठीक है, रोड सरफेसिंग में इसका यूज करते हैं और पेंट वगैरह बनाने में इसका यूज करते हैं। आगे हम बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस इज फॉसिल फ्यूल विच इज़ फाउंड डीप अंडर द अर्थ, यानी कि जो अर्थ के बहुत ही ज़्यादा डीप पार्ट में जो है मिलता है नेचुरल गैस। बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द इम्प्रियस रॉक्स, यानी जो इम्परवियस रॉक्स होती है उनके बिटवीन मिलता है। आइदर अबव द अलॉन्ग विथ पेट्रोलियम डिपॉजिट इट कंटेंस मैनली मेथेन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ गैसेज लाइक द एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है। मिथेन तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है, बाकी कुछ इथेन होता है, कुछ प्रोपेन होता है, कुछ ब्यूटेन भी इसमें शामिल होता है, किसमें, पेट्रोलियम गैस में। इट इज़ एफिशिएंट एंड कन्वीनियंट फ्यूल बिकॉज इट इज़ नॉट प्रोड्यूस एनी एज, ठीक है। मतलब ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये फ्यूल होता है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, क्योंकि ये जो होता है कोई भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस नहीं करता है, जैसे एस वगैरह, एस मीन्स होती है राख, और स्मोक वगैरह ये प्रोड्यूस नहीं करता है बर्निंग पे। और इट इज़ ए हाईली फ्लेमेबल, मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी का ये फ्यूल है। इट इज़ सप्लाइड थ्रू द पाइपलाइन, जिसको पाइपलाइन से सप्लाई किया जा सकता है। सच एज पाइपलाइन एक्सिस्ट इन द बड़ोदरा एंड सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली, यानी कि जो पाइपलाइंस है, ठीक है, एलपीजी की, ये बड़ोदरा में और कुछ दिल्ली के पार्ट्स में सप्लाई की जाती है। बाकी हम इसको एक तरह से सिलेंडर में फिल कर सकते हैं और फिल करके हम यूज भी करते हैं घरों में। नेचुरल गैस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग मैनी केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। नेचुरल गैस का यूज किया जाता है काफ़ी सारे केमिकल्स को बनाने में और फर्टिलाइजर्स को बनाने में। इन इंडिया वी हैव वास्ट रिजर्वर ऑफ नेचुरल गैस इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा है वहाँ। तो इन एरियाज में जो है एक तरह से नेचुरल गैस के रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आगे हम देखते हैं फैक्ट फाइल। तो इसमें आपको दिखा रखा है कि यूजफुल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स, है ना। तो ये सारे पेट्रोकेमिकल्स होते हैं जो कि नेचुरल गैस से ऑब्टेन होते हैं। आगे हम बात करते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी के बारे में। तो देखो, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सीएनजी कंप्रेस्ड गैस होती है, इसको कंप्रेस किया जाता है। देखो, इसको अंडर हाई प्रेशर मतलब कंप्रेस किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज ए डोमेस्टिक एंड द इंडस्ट्रियल फ्यूल एंड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कार्बन, यानी कार्बन के मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज किया जाता है। इट इज़ एन इको फ्रेंडली फ्यूल, मतलब सीएनजी एक इको फ्रेंडली फ्यूल है, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करती है, क्योंकि ये कोई भी हार्मफुल गैसेज इमिट नहीं करती है, ठीक है। हार्मफुल गैसेज जैसे NO2, ठीक है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन मीन्स नाइट्रोजन ऑक्साइड, एंड ऑक्साइड ऑफ सल्फर मीन्स सल्फर ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों ही हार्मफुल गैसेज होती है। तो ये एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है, बट ये सीएनजी में नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हम सीएनजी को क्या बोलते हैं, इको फ्रेंडली गैस बोलते हैं, ठीक है। आजकल जो है सीएनजी का ज़्यादा यूज हम करते हैं ऑटोमोबाइल्स और बसेज वगैरह में, ठीक है, ताकि एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान ना हो। दिल्ली में जो है सीएनजी और गैस का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, और इससे जो है दिल्ली का जो एक तरह से पॉल्यूशन लेवल है, ठीक है, वो बहुत डाउन, यानी कि बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है, क्योंकि ये पॉल्यूशन फ्री गैस है। आगे हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ कोयल एंड पेट्रोलियम, यानी कि कोयल और पेट्रोलियम जो हमारे फॉसिल फ्यूल हैं, ठीक है, उनकी ओवर एक्सट्रैक्शन से, मतलब उनको ज़्यादा हम यूज कर रहे हैं, उनको हम ज़्यादा एक तरह से अर्थ से क्या कर रहे हैं, डिग कर रहे हैं, तो इसका हमें क्या जो है बैड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, तो वो हम देखते हैं। फॉसिल फ्यूल आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, एंड दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, यानी कि इनको बनने में बहुत लंबा टाइम लगता है। सो ऑल थॉट ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम डट नॉट कॉज एनी एनवायरमेंट प्रॉब्लम, बट इट इज एक्सेसिव यूज इज कॉजिंग सम मेजर एनवायरमेंट प्रॉब्लम, यानी कि इनके एक्सट्रैक्शन से हमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी एक एटमॉस्फेरिक के या फिर एनवायरमेंट के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग एक तरह से बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है वैसे देखें तो, क्योंकि पॉल्यूशन लेवल हाई होता है। देखो, पेट्रोलियम इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ए लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स आर आल्सो मेड बाय द यूजिंग वेरियस फ्रैक्शंस ऑब्टेन फ्रॉम रिफाइनिंग एंड पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम से जो काफ़ी प्रोडक्ट्स जो यूज़ होते हैं, मतलब पेट्रोलियम से जो काफ़ी प्रोडक्ट बनते हैं, जब हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं तो काफ़ी प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे डीजल है, पेट्रोलियम पेट्रोल्स है, केरोसिन है, ये सारे जो होते हैं इनमें कार्बन की क्वांटिटी होती है, और ये CO2 गैस प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट जो होता है वो हार्म होता है। द रेट ऑफ विच आर यूजिंग पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम का जो रेट होता है, मतलब पेट्रोलियम के यूज करने का जो रेट है वो एक तरह से बढ़ ही रहा है दिनों दिन, ठीक है। द डे इज़ नॉट टू फॉर वैन
द पेट्रोलियम रिजर्वर में बिकम डिप्लेक्टेड एंड रिजल्ट इन एनर्जी क्राइसिस, यानी कि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक तरह से ख़त्म हो जाएंगे। सो कोयल माइनिंग इज रिपोर्टेड टू कॉज सम मेजर एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स लाइक जैसे मेथेन है विच इज ए ग्रीन हाउस गैसेज। मेथेन क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज है, मतलब ग्रीन हाउस को ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, ठीक है। इट में आल्सो गेट मिक्सड विद द ग्राउंड वाटर कोजिंग वाटर पॉल्यूशन, और जो मेथन गैस है वो वाटर के साथ में मिक्स होती है ग्राउंड वाटर के साथ में, और वो ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूटेड कर रही है। कोयला, अगर देखो कोयल डस्ट इज आल्सो भी हार्मफुल फॉर ह्यूमन्स, इट मे बी कॉज वेरियस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, यानी कोयल गैस भी एक तरह से हमें हार्म करती है, इससे हमें काफ़ी रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती हैं, ठीक है, जो कि रेस्पिरेशन सिस्टम से रिलेटेड होती हैं, जैसे लंग्स वगैरह को दिक्कत करती है। द मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट्स ओवर यूज इट दैट इट विल बी फिनिश्ड, और सबसे बड़ा जो नुकसान है इनका वो है कि ये सब जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं और इनका स्टॉक लिमिटेड है और ये कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे, ये सबसे बड़ा नुकसान है, ठीक है, क्योंकि ये रिन्यू नहीं हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट 100 ईयर बिकॉज ऑफ वी हैव लिमिटेड रिजर्व, मतलब आने वाले 50 या 60 या फिर 100 सालों में ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखो इस वाले पाई चार्ट में यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, ठीक है, बाय इंडिया, सिर्फ इंडिया के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है वो है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है 49%, फिर हम देखते हैं तो 22% इस पार्ट जो होता है व्हीकल्स में यूज किया जाता है, 14% अदर में यूज किया जाता है, ठीक है, और 10% ये पता नहीं क्या है, मेरे तेरे को पढ़ा नहीं आ रहा। तो जो भी है, तो इस प्रकार से इस पाई चार्ट के द्वारा हम देख सकते हैं कि हम ज़्यादा जो है यूज कौन से पार्ट में कर रहे हैं और कम कहाँ कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल, क्या फॉसिल फ्यूल्स को कंजर्व करना ज़रूरी है? बिल्कुल, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट फॉसिल फ्यूल्स आर अवेलेबल इन लिमिटेड स्टॉक, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, ये सारे क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि ये जो है एग्जिस्टेबल रिसोर्स है और लिमिटेड इनका स्टॉक है, तो इनको कंजर्व करना जरूरी है क्योंकि ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं पहला पॉइंट, हम इनको कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो देखो वी शुड यूज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि हमें ज़्यादातर वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए, जैसे सनलाइट है, यानी कि सोलर एनर्जी है या विंड एनर्जी है, ठीक है, या फिर हाइड्रो एनर्जी है, ठीक है, ताकि इनको रिन्यू कर सकें, मतलब इनको तो रिन्यू कर सकते हैं बट हमें नॉन रिन्यूएबल को कम यूज करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है एनर्जी शुड बी जनरेटेड फ्रॉम बायोगैस, ठीक है, बायोगैस से एनर्जी को जनरेट करना चाहिए और बायो एनर्जी को यूज करना चाहिए। थर्ड है पेट्रोलियम एंड डीजल कैन बी सेव्ड बाय द यूजिंग फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल, ठीक है, हमें ऐसे व्हीकल्स यूज करना चाहिए जिनमें एक तरह से पेट्रोल डीजल एक तरह से बहुत कम ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ हों। बाय ड्राइविंग व्हीकल्स एट द मॉडरेट स्पीड, पहली बात तो इस जो व्हीकल्स हैं उनको एक तरह से मॉडरेट स्पीड में ही ड्राइव करना चाहिए, इससे क्या होता है कि इंजन पर लोड कम पड़ता है और एक तरह से पेट्रोल की खपत भी कम होती है। एंड बाय स्विचिंग ऑफ इंजन ऑफ व्हीकल्स एट रेड लाइट्स, ठीक है, रेड लाइट जो एरिया होता है, मतलब जहाँ पर आपको रुकना होता है, ठीक है, तो वहाँ पर आप एक तरह से आपकी गाड़ी को बंद कर सकते हो, इंजन को स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो रेड लाइट्स पे भी मतलब खड़े रहते हैं, गाड़ी चलती रहती है, ठीक है, मतलब गाड़ी का इंजन जो होता है वो रनिंग पोजीशन में होता है, तो वो एक तरह से डीजल को वेस्ट करता है, पेट्रोल को वेस्ट करता है। सो वाई इंश्योरिंग करेक्ट टायर प्रेशर एंड बाय रेगुलेट मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, ठीक है, हमें अपने जो व्हीकल है उसका टायर प्रेशर, यानी कि उसमें हवा भी चेक करनी चाहिए कि हवा का प्रेशर क्या है, क्योंकि ये भी एक तरह से पेट्रोल की ज़्यादा खपत करता है अगर हवा का प्रेशर कम होता है तो। और व्हीकल की मेंटेनेंस तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, मेंटेनेंस नहीं होगा तो इंजन एक तरह से ज़्यादा फ्यूल को यूज़ करेगा। सेकेंड है यूजिंग कारपूल्स इज ए गुड वे टू रिड्यूस कंजप्शन ऑफ द फ्यूल लाइक पेट्रोल एंड द डीजल्स। आगे और देख लेते हैं हम द यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ पर्सनल व्हीकल्स, यानी पर्सनल व्हीकल्स की जगह जितना पॉसिबल हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो है आपके पेट्रोल और डीजल की एक तरह से कंजर्व होगा, ये बचत होगी, क्योंकि सोचो कि एक बस में कम से कम 100 जो है सवारी या फिर 50 सवारी जा सकती है, तो सोचो कि एक तो 50 लोग अलग अलग गाड़ियों से जाएंगे तो 50 गाड़ियाँ चलेगी, मतलब 50 का अपने पर्सनल व्हीकल से जाएंगे तो 50 व्हीकल चलेंगे, और अगर ये सारे एक ही बस में बैठ के जाएंगे तो सिर्फ एक ही व्हीकल चलेगा। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि जितना पॉसिबल हो हमें एक तरह से ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्ट पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट होता है उसका ज़्यादा यूज करना चाहिए, ठीक है, अलग अलग व्हीकल्स की जगह, यानी पर्सनल व्हीकल्स के बजाय।
लास्ट पॉइंट है वॉकिंग डाउन ऑफ द नियर बाई पैलेसेज इंस्टीड ऑफ द गोइंग बाई साइकिल या फिर हेल्प्स ऑफ द फ्यूल सेव। यानी कि अगर हमें आसपास की जगह जाना होता है तो हम एक तरह से साइकिल का यूज कर सकते हैं। हर जगह मोटरसाइकिल या फिर बाइक को लेकर जाना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि इससे पेट्रोल का ही नुकसान होता है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। आई थिंक ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश होता है। चलो लास्ट में हम देखते हैं टाइम टू आंसर्स। तो कुछ क्वेश्चंस हैं। तो देखो, व्हाट इज़ द पेट्रोलियम रिफाइनरी, जो हम पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ पेट्रोलियम कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, बिकॉज इसका जो यूज है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमर्शियल पर्पज से होता है। व्हाट इज़ द बिटुमेन यूज्ड, ठीक है, रोड सरफेसिंग में इसका यूज करते हैं। व्हाट डज नेचुरल गैस कंसिस्ट ऑफ, नेचुरल गैस में क्या होता है, तो मीथेन होता है। कुछ मात्रा में प्रोपेन ब्यूटेन भी होता है। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो बच्चों ये आपका चैप्टर कंप्लीट है, और इसके क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखना है आपको, या फिर किसी और चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखना है, तो उसका लिंक मैंने आपको प्ले लिस्ट बना रखा है आपकी। उसमें सारे आपके बुक के ही चैप्टर्स हैं। टोटल चैप्टर्स मिलेंगे आपको। हर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलेगा, हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, तो आप देख सकते हो। उसका लिंक आपको प्ले लिस्ट में, मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाइए एंड वॉच कीजिए। थैंक यू सो मच।